विकास, तब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप जुड़िए। मंगेश, स्वागत है आपका। नमस्ते विकास भाई, नमस्ते मनीष भाई। नमस्ते। आज हम युगों का दौर से आगे बढ़ रहे हैं ना। या अच्छा, हमने मौर्य शासन पढ़ना है आज। ठीक। चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और ऐसे दो विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। ये नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कई अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उस समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वो हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है, मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। वह जब अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता,
अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है और उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बिठा दे। अशोक। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थरों और धातुओं पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। इस फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें। चाहे जिस समय और जहां भी हो, वो लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा।
खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं। 41 साल के अनवरत शासन के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। ये चैप्टर 3 खत्म होता है। रुकना है, बात करनी है, बात की जा सकती है। मनीष भाई, आप ये कौन सा एडिशन पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं जब ओल्ड एडिशन देख रहा वो हूँ तो यहाँ पर कुछ हाँ, वो एक दो पेज ऊपर नीचे मेरे पास वो चल नहीं रहा है। मैं दूसरी जगह से वो खोल रहा हूँ एक्चुअली। मैं हाँ, नए तो वाले यहाँ से पर पढ़ा। मैंने नए वाले से पढ़ा। उसमें क्या है, उस आ, बीच बीच में ना वो अक्षर मिट रहे हैं, तो मेरे को एक्चुअली आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है आजकल। हाँ, क्योंकि कुछ लोग कुछ चीजें छूट रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। रचना जी नमस्ते, अंशुल भाई स्वागत है आपका। और आगे का Namaste जो चैप्टर है everybody. वो मेरे ख्याल से, जी आगे का जो चैप्टर है वो है युगों का दौर। तो विकास भाई, आप अगर पढ़ना चाहें, या रचना जी आप पढ़ना चाहें, तो प्लीज स्वागत है आपका। हाँ, युगों का दौर से आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कोई बात नहीं है। बस वो एक लाइन जो चाणक्य के बारे में कही गई, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पर तो एक आउटलाइन दी गई मनीष भाई कि सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में एक आउटलाइन दी है। तो यहाँ तो बस वही एक एक टेक्स्ट ही है जो जो सब हमको सबको अवगत कराता है कि उस वक्त क्या था, और सम्राट अशोक का क्या प्रभाव था बुद्धिज्म के ऊपर, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर तो कोई बातें नहीं चल रही है, पर शायद हम अध्याय 4 जो है युगों का दौर, उसकी तरफ अगर बढ़े तो शायद हम वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको राजा मिलिंद के बारे में इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। और बुद्धिज्म फिलोसॉफी में मिलिंद राजा ने नागार्जुन को बुलाया था अपने दरबार में, और उसने कुछ प्रश्न पूछे थे नागार्जुन। तो हाँ, वो एक बड़ा एक अच्छी किताब है जिसे मिलिंद प्रश्न कहा जाता है, जहाँ पे एक मिलिंद राजा ने जो आर्य नागार्जुन थे, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे बहुत सारे सवाल किए थे उस वक्त। और उस पर उन्होंने अपना एक ये भी दिया था कि क्या क्या सवाल थे राजा के, और क्या क्या उन्होंने जवाब दिया था। उसके ऊपर एक बुक भी छपी थी जिसको मिलिंद प्रश्न के नाम से जाना जाता है। नहीं, तो ये वो मैं जहाँ पर बात कर रहा था, असल में मैं वो चाणक्य की वो बात कर रहा था, जहाँ जवाहरलाल नेहरू चाणक्य के बारे में लिख रहे हैं कि चाणक्य साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता था और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। मैं बस यही बात कहना चाहता था, और अंशुमन शायद मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। जी विकास, आप आगे लेंगे या फिर रचना जी लें? नहीं नहीं, कोई और अगर ले रहा है तो ले ले। बस एक पॉइंट मेरा था कि मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ कि यहाँ पे आई थिंक आपने ये पढ़ा कि इसमें लिखा है कि अशोक कट्टर बौद्ध था। ये बात आई है शायद। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। ये इस पे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितना हद तक ये सही है। कट्टरता किस मामले में कही जा रही है कट्टर का अगर कट्टर मतलब बौद्ध कहा जा रहा है तो? नहीं नहीं, कट्टर वो हम उस कट्टर को आज के कट्टर में नहीं समझेंगे, क्योंकि कलिंगा वॉर के बाद में जब जितनी हानि वहां हुई थी, या जितने लोग वहां मरे थे, उसके बाद ही वाज डिवास्टेटेड एंड ही एक्सेप्ट बुद्धिज्म। और आप अगर देखो कि बुद्धिज्म के जितने भी शिलालेख आज पूरे दुनिया में मिलते हैं, वो अशोक ने ही बनाए हैं। तो अशोक जिस तरीके से प्रभावित हुआ बुद्धिज्म की तरफ, और उसके बाद में वो अ, उसने जो बाकी सारे जितने भी शिलालेख जो आपको आज के सारनाथ में मिलते हैं, या बुद्ध गया में मिलते हैं, सारनाथ में स्पेशली आपको ज्यादा मिलते हैं स्पेसिफिकली,
तो कट्टर का मतलब वो आज का कट्टर नहीं है, वो एक था कि ही जस्ट सिंपली फॉलोड द बुद्धिज्म। और अगर आपको लेकिन पता होगा तो जी, और अगर आपको पता होगा तो मैं यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि अ, सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को श्रीलंका भी भेजा था, कि जहाँ पर जाकर वो बुद्धिज्म को ये करे, है ना, प्रोपोगेट करे। और तो ये बड़ी सम्राट अशोक इसलिए जाने जाते हैं कि बुद्धिज्म को उन्होंने बहुत ज्यादा फैलाया है इस पूरे महाद्वीप में। जी। बात सही है आपकी, लेकिन शब्दावली तो आज के संदर्भ में ही वो दे रहे हैं, जो कि वो शब्द का फिर यूज नहीं किया जाना चाहिए, कट्टरता का। अब विकास भाई, उस कट्टरता को हम क्योंकि जब जवाहरलाल जब 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 जवाहरलाल नेहरू ये किताब लिख रहे थे, उस वक्त कट्टर का मतलब क्या था और आज का क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा ना। तो हम उस तरीके से कट्टर नहीं बोलते, कट्टर तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि वो किसी को नहीं मानता। बट सम्राट सम्राट अशोका ने तो फिर भी सारे रीजन का उतना ही सम्मान किया था, जैसे जैसे हम नेहरू को पढ़ रहे हैं तो वहां से हम पढ़ रहे हैं, तो शायद वो शब्दावली आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ी सी ज्यादा एग्जैगरेट या ज्यादा ये लगे, पर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं था। जी। तो बात आगे बढ़ाओ, मेरे ख्याल से आगे पढ़ सकते हैं। रचना जी, आप पढ़ना चाहती हैं युगों का दौर, अगर आपके पास जी, मैं पढ़ देती हूँ। जी जी। बिल्कुल। युगों का दौर। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो हेलियोडो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे। मध्य एशिया में शक, सिदियन और लोग ऑक्सस अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। युइची सुदूर पूरब से आए थे और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। यूचियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध गाथाओं का भी नायक है जिनमें उनके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राजधर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों,
यूचियों, ईरानियों, बाख्तरी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इस जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64वीं ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लिया करते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा, वर्तमान में श्रीलंका और म्यांमार, हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा जो उनके शासन के खिलाफ बराबर चलती रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जहां आर्य यहां उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यव्रत या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा
जिस व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन में सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुईं, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उसमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर प्यार करने लगी थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर भारत में एक बड़े, शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मेहरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बलादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मेहरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेकों रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग या युआनच्वान भारत आया था 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से दक्षिण और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सर उठा रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी। और यहाँ पर हम जो रेफरेंस देखते हैं, युआन सॉन्ग का रेफरेंस देखते हैं, जो चीनी प्रवासी यात्री थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है और
मुझे एक रेफरेंस याद आया तो मैं बोल देता हूँ मनीष भाई, अगर आपकी जरूरत हो तो। अरे इसमें इजाजत की क्या बात है हाँ, मंगेश, आप बोलिए ना। तो जब युआन सॉन्ग उस वक्त भारत में थे, तब उन्होंने 3 लोगों के बारे में कहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं युआन सॉन्ग में, जो चीनी यात्री थे, और उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा, जो हमें आज के चीनी चीनी लिटरेचर में मिलता है। तब वहां पर उन्होंने 3 लोगों के बारे में कहा था कि उनके वक्त जब जब उन्होंने सारी चीजें देखी या जो घूमे वो, तो उन्होंने बोला था कि उस वक्त उन्हें सिर्फ 3 ही लोग दिखते थे। एक थे बगदाद के खलीफा, चीन के बादशाह, और भारत में हर्षवर्धन। ये 3 ऐसे राजा थे उस वक्त, जो उन्होंने उनको एक 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 पर्टिकुलर लेवल पे रखा था उनके। ये मैंने कभी, मेरे ख्याल से मेरे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में मैंने ये चीज पढ़ी थी। तो युआन सांग बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा भ्रमण किया था उस वक्त, स्पेशली भारत का भ्रमण किया था, और बहुत सारी चीजें उन्होंने उस वक्त लिखी थी। जी, बस उतना ही ऐड करूंगा मैं। मेरे ख्याल से 3 लोगों का मेरे को ये हिस्सा मतलब मैंने ऑनेस्टली एक किताब जरूर मंगवाई है, मेगास्थनीज की भारत यात्रा, है ना। तो मेगास्थनीज का मुझे मालूम है कि मेगास्थनीज ने भारत में भ्रमण किया, वेनसांग जैसा आप बता रहे हैं, और वेनसांग के बाद शायद फाइयान ने भी यात्रा की थी, बाकी तो कोई और बताए। नहीं, फायान तो पहले ही आया था आई थिंक, हाँ फाइयान पहले आया होगा। गुप्त के टाइम पे। हाँ मतलब ये 3 लोगों का जिक्र है, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं देखता हूँ यार इनका कुछ रेफरेंस कहीं मिल जाए, कोई इनका कोई कहीं क्या किस तरह से भारत को देख रहे हैं, कहीं मिलता है तो देखते हैं हम। आगे आगे बढ़िए जी विकास। जी जी। हाँ तो विकास आगे बढ़िए। देखिए, दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है वो 1 पेज का है, तो उसी पे रुकना है। दक्षिण भारत वाले हिस्से पे आप संजय सर है नहीं, अब दक्षिण भारत के बाद आगे बढ़ाइए यार। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, फिर देखते हैं, अगर एक कुछ काम करो, रुकने लायक देखो लगा तो मैं रुकता हूँ नहीं फिर। देखो, दक्षिण भारत के बाद शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके हैं, प्रगति बनाम और सुरक्षा है। प्रगति बनाम सुरक्षा है, ये तीनों निपटाओ, ठीक 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 है ठीक ना। ठीक। वैसे हम भारत का रंगमंच भी ले सकते हैं, देखते हैं। वो तुम्हारे फेवरेट है, वहां तक ले चलो। चलिए मैं करता हूँ। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। आंध्रों ने शकों को हराया और बाद में वे कुषाणों के समकालीन रहे। उसके बाद पश्चिम में चालुक्य साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके बाद राष्ट्रकूट आए। दक्षिण में और आगे पल्लवों का राज्य था, जिन्होंने मुख्य रूप से उपनिवेश कायम करने के लिए अभियान किए। इसके बाद चोल राज्य की स्थापना हुई, जो सारे प्रायद्वीप पर छा गया और उसने लंका और दक्षिण बर्मा पर भी अधिकार कर लिया। चोल राजाओं में अंतिम बड़े राजा राजेंद्र की मृत्यु, राजेंद्र चोल की बात कर रहे हैं, राजेंद्र की मृत्यु 1044 ईस्वी में हुई। दक्षिणी भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और उसके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहां यूनानियों की बस्तियां थीं और रोमन सिक्के भी वहां पाए गए। चालुक्य राज और ईरान के ससानी शासकों के बीच राजदूतों का आदान प्रदान भी हुआ था। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों ने राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। यह प्रक्रिया बाद की सदियों में और भी तीव्र होती गई और दक्षिण हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। अगला है शांतिपूर्वक विकास और युद्ध के तरीके। बार बार के हमलों और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उससे इस बारे में गलतफहमी हो सकती है कि भारत में क्या हो रहा था। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जिस युग का जिक्र किया गया है उसका समय 1000 वर्ष या उससे भी अधिक है। इस बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे। अब तक अंग्रेजी राज्य को भारत में कायम हुए कुल जितना समय गुजरा है, इनका समय आमतौर पर उससे अधिक रहा है। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों और लोगों ने
कुषाणों जैसे लोगों ने जो उत्तरी सीमा पार से आए थे जल्दी ही अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। वे उन्हीं शासकों की तरह कार्य करने लगे जिनकी जड़ें भारत में ही थी। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। अपने लंबे इतिहास में भारत ने ऐसे बहुत से संकट के दौर देखे हैं जब उसे आगजनी, तलवार या अकाल से पैदा होने वाले विनाश का सामना करना पड़ा और उसकी आंतरिक व्यवस्था ढह गई। फिर भी इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर जो आते रहे हैं वे यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह धारणा असामान्य रूप से भ्रामक है कि अंग्रेजी राज्य ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। यह अलबत्ता सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश की अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि यह राज्य यहाँ कायम हो सका। अगला है प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में भी अतीत का हमेशा गुणगान किया गया है। यहाँ जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी और इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। समूह को इससे सामाजिक सुरक्षा मिली और ऐसे व्यक्तियों को जो आयु, कमजोरी या ऐसी ही किसी और लाचारी के कारण अपना पेट नहीं भर सकते थे, एक तरह का बीमा था। ऐसी व्यवस्था कमजोर वर्ग की पक्षधर होकर एक हद तक मजबूत वर्ग के रास्ते की रुकावट बनती है या औसत ढंग के लोगों को बढ़ावा देती है और असाधारण, बुरे या प्रतिभाशाली के लिए बाधक होती है या अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह ध्यान देने की दिलचस्प बात है कि यहीं जहां भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास, एक तरह की भीतरी पूर्णता की सिद्धि को लेकर है, वहां भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सिर्फ समुदायों पर ध्यान दिया जाता था। व्यक्ति को इस बात की पूरी स्वतंत्रता थी कि जैसा चाहे सोचे और जिस पर चाहे विश्वास करे, पर उसे सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। इसी लचीलेपन और अपने को औरों के अनुकूल ढाल लेने की क्षमता ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। इस सबके मूल में कुछ बुनियादी नैतिक सिद्धांत थे और जीवन के प्रति एक दार्शनिक रवैया और दूसरों के तौर तरीकों को लेकर सहनशीलता थी। जब तक अस्थायित्व और सुरक्षा मुख्य लक्ष्य रहे, यह ढांचा कमोबेश सफलता से चलता रहा, यहाँ तक कि जब आर्थिक परिवर्तनों ने इसकी जड़ें खोदी तब भी अपने को परिस्थिति के अनुरूप ढालकर यह बना रहा। इसके सामने असली चुनौती सामाजिक विकास की नई गत्यात्मक अवधारणा से आई जो पुराने जड़ विचारों से मेल नहीं खाती थी। यह अवधारणा पूरब की पुरानी प्रतिष्ठित व्यवस्था को उसी तरह जड़ से उखाड़ रही है जिस तरह इसने पश्चिम में किया है। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत की प्रगति के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं थी, परंतु परिवर्तन और परिस्थितियों के अनुसार अपने को बराबर ढालते रहने की आवश्यकता को यहाँ बराबर पहचाना गया। इसीलिए समन्वय का उत्साह बराबर बढ़ता गया। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। उस समय ऐसी विकराल खाइयां और दरारें नहीं दिखाई पड़ती थीं जैसी आज मौजूद हैं। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग और आक्रमणकारी इस ढांचे में इन जड़ों को छुए बिना सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से सैकड़ों रूपों में कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी
कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता है ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। इससे उसकी अपनी और भारत की शक्ति में वृद्धि हुई, पर जहां यह अलग थलग रहा, यह भारतीय जीवन में और उसकी समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति में साझेदारी नहीं कर सका। वहां उसका कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुंचाया। अगला है भारत का प्राचीन रंगमंच। यह बात अब सामान्य रूप से स्वीकार कर ली गई है कि भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल्य उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है, पर इसकी रचना स्पष्ट रूप से इस विषय पर इससे पहले लिखे गए ग्रंथों के आधार पर की गई है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती है जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। इससे पहले काफी साहित्य लिखा जा चुका होगा और इसके पीछे कई शताब्दियों का क्रमिक विकास रहा होगा। हाल ही में छोटा नागपुर की रामगढ़ की पहाड़ियों में एक ऐसी नाट्यशाला का पता चला है जिसका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी है। यह बात महत्वपूर्ण है कि नाट्य शास्त्र में रंगशालाओं का जो सामान्य विवरण दिया गया है वह नाट्यशाला उससे मेल खाती है। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे, बल्कि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह स्थिति ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही हो गई थी। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे खोए हुए नाटककारों में एक भास था जिसकी बात के कई नाटककारों ने प्रशंसा की है। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये वस्तुतः ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध था। उसने बुद्धचरित नाम के बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसी समय इसका चीनी अनुवाद एक भारतीय विद्वान ने किया था। प्राचीन भारतीय नाटक के इतिहास को उन खोजों से एक नया रूप मिला है और यह संभव है कि आगे आने वाली खोजों और उनमें प्राप्त रचनाओं से भारतीय संस्कृति के इस सम्मोहक विकास पर और प्रकाश पड़े। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। यूरोप के बुद्धिजीवियों में इस खोज से हलचल सी मच गई और पुस्तक के कई संस्करण प्रकाशित हुए। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। कहा जाता है कि उसके मन में फ्राउस्ट की प्रस्तावना लिखने का विचार कालिदास की प्रस्तावना को पढ़कर उठा, जो संस्कृत नाटकों की सामान्य परंपरा के अनुसार लिखी गई थी। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। कालिदास ने कुछ और नाटक और लंबी कविताएं भी लिखी। उसका समय अनिश्चित है, पर अधिक संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। परंपरा का कहना है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था।
इसमें संदेह नहीं है कि उसकी प्रतिभा की प्रशंसा हुई और उससे अपने जीवन काल में ही पूरी मान्यता मिली। वह उन भाग्यवानों में से था जिसके साथ जिंदगी ने दुलारे बेटे सा बर्ताव किया और उसने जीवन की कठोरता और खुरदरेपन की तुलना में उसकी सुंदरता और कोमलता का अनुभव अधिक किया। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। अमेरिकी विद्वान राइडर ने कालिदास और उसकी इस कविता की बहुत प्रशंसा की है। कविता के 2 भागों का हवाला देते हुए वे कहते हैं, कोट, इसके पूर्वार्ध में बाह्य प्रकृति का वर्णन किया गया है, लेकिन यह मानवीय अनुभूति से गुंथा है। उत्तरार्ध में मानवीय हृदय का चित्र अंकित है, लेकिन यह चित्र प्राकृतिक सौंदर्य के चौखटे में जुड़ा है। यह काम इतनी खूबसूरती से किया गया है कि यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा आधा हिस्सा बेहतर है। जो लोग इस पूरी कविता को इसके मूल रूप में पढ़ते हैं, उनमें से कोई एक भाग से और कोई दूसरे भाग से अधिक प्रभावित होता है। कालिदास ने 5वीं शताब्दी में इस बात को समझ लिया था जिसे यूरोप ने 18वीं शताब्दी तक नहीं समझा और जो अब तक उसे अधूरे रूप में ही समझ रहा है, यानी यह संसार मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। मनुष्य अपनी पूरी ऊंचाई तक तभी पहुंच सकता है जब वह मनुष्येतर जीवन की महिमा और मूल्य को समझ लेता है। कालिदास ने इस मूल्य को पा लिया था, यह उसकी बौद्धिक क्षमता की शानदार विशेषता है। महान कविता के लिए यह विशेषता उतनी ही जरूरी है जितनी बाहरी रूप की पूर्णता। कालिदास से संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिक, या इसका हिंदी अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कथा है और इसका नायक उसका मुख्यमंत्री चाणक्य है जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी में ही एक नया साम्राज्य कायम किया, जो नाटककार भी था, हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। उसकी कृतियों का अनुवाद करना आसान नहीं है क्योंकि उसका सौंदर्य मुख्य रूप से उसकी भाषा में है, लेकिन वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में मुरारी के बाद गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें हास दिखाई देने लगा। यह हास और उत्तरोत्तर क्षय जीवन के अन्य व्यापारों में भी दिखाई पड़ने लगा था। प्राचीन नाटकों की, कालिदास के तथा अन्य लोगों के प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जनसमुदाय, प्रायः स्त्रियां, प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। काव्यात्मक और प्रगीतात्मक अंश जिनकी बहुतायत है, संस्कृत में है। इस मिलीजुली भाषा के कारण यह नाटक दर्शकों को अधिक पसंद आते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला की मांगों के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अनिवार्य रूप से साम्रांत दर्शकों के अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच रहा है। इसका आधार भारतीय पुरा कथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थीं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे।
दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। जी, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया विकास भाई। और मनीष भाई, अगर आप चाहें तो हम आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, या हम यहाँ पर कमरा बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप चाहें। जैसा आप लोग बोले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कोई दूसरा काम तो है नहीं, दूसरी जगह जाना भी नहीं है मुझे। तो आप जैसा मर्जी वैसा कर लें। और मुझे लगता है कि जो अभी तक कम से कम मैंने जो पढ़ा है उसमें बहुत कुछ खास सवाल जैसा है नहीं, क्योंकि रंगमंच पे वो उसकी डिटेलिंग प्रस्तुत कर रहे हैं पूरा पूरा, और सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो रंगमंच का ही है। हालांकि दक्षिण भारत से कुछ एक बातें निकल सकती हैं, दक्षिण भारत वाले चैप्टर से। जी, अभी तक का जो नरेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ तक तो सब कुछ एक तरीके से बस यही बात कही गई कि किस तरीके से इवॉल्व होती है चीज़ें, जिस तरीके से साहित्य इवॉल्व होता है, जैसे कालिदास आते हैं बीच में, और वहाँ से कैसे उनका प्रभाव पड़ता है अ, अ, विदेशी मुल्कों पर। तो मनीष भाई, यहाँ से आगे संस्कृत भाषा और जीवंतता का और साहित्य, ये टॉपिक है जिसको हम जोड़ सकते हैं। रचना जी, आपको रचना अगर रचना जी, आपको अगर कुछ कहना है अभी तक के रीडिंग में, तो आप प्लीज अपने पॉइंट्स रखिए। फिलहाल कुछ खास कहने के लिए नहीं है, लेकिन गौर मुझे लगता है कि जो भी हमारे सुनने वाले हैं वो इस पूरे किताब और भारत जैसा आधुनिक भारत आज हम देखते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी को देखते हुए चलें, और ये देखते हुए चलें कि हम हमेशा से एक ऐसी ज़मीन रहे हैं जहाँ पर न सिर्फ हमने नए संस्कृतियों को, उनकी कलाओं को, उनकी सोच को अपनाया है, और अपनी सोच भी साथ में आगे रखकर बढ़ते चले हैं। तो एक समन्वय कहीं कहीं दिखता है, डिस्पाइट कि हमको ये भी देखने को मिलता है कि कैसे कट्टरवादिता आती चली गई। तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्रम पर, इस प्रक्रिया पर फोकस करते हुए अगर इस पूरे बात को सुना जाएगा, किताब को पढ़ा या सुना जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर हमें परिप्रेक्ष्य मिलेगा। बस यही कहना था। जी बिल्कुल। मैं हमारे जो लिसनर है, सुनने वाले हैं, उनके उनके जानकारी के लिए मैं कमरे को क्विकली रिसेट करता हूँ कि हम इस कमरों में, या इस जो जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदुस्तान की कहानी, वहाँ पर हम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बुक लिखी थी, भारत एक खोज, उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं, बहुत एक दो दिन में हमारे साथ पुरुषोत्तम जी भी जुड़ रहे हैं, और संजय सर तो हमेशा रहते ही हैं। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, और इसके पढ़ते वक्त जो भी हमें कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका हम निराकरण करने की भी कोशिश कर रहे हैं इस कमरे में। तो मनीष भाई, अगर आप चाहें तो हम अगला चैप्टर ले सकते हैं आगे, अदरवाइज वी कैन स्टॉप इट हियर। एज यू विश मंगेश, एज यू विश। तो मैं अगला चैप्टर शुरू करता हूँ। विकास, रचना जी, आप बने रहिए, क्योंकि अगर बीच में मुझे लगा तो मैं वहां पर आप दोनों को बीच में लाऊंगा। तो नेक्स्ट जी। जो जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत भाषा और जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद वह नियम भी और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती में जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली को सादगी खो दी। वह अत्यधिक जटिल रूपों और उपमा रूप के विस्तार में उलझ कर रह गई। शब्दों के शब्दों को समासों के रूप में जोड़ने वाले व्याकरणिक नियम पंडितों के हाथों में पढ़कर चातुर्य प्रकट करने के साधन मात्र हो गए। वे शब्दों को जोड़कर कई पंक्तियों में जाकर समाप्त होने वाली दुरांतर प्रवाही वाक्य रचनाओं के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन करने लगे। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है, और दोनों के मुकाबले इतनी परिष्कृत है, धातु रूपों और व्याकरण के रूपों में दोनों
के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती हैं कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह समानता इतनी गहरी है कि कोई भाषा शास्त्री इस जांच पर विश्वास किए बिना नहीं रह सकता है। इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा। हम लोगों में से उनके लिए भी जिन्होंने संस्कृति पढ़ी है, इस प्राचीन भाषा की चेतना में बैठकर इसकी पुरानी दुनिया में फिर से जीना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हम उन पुरानी परंपराओं के वारिस हैं और वह पुरानी दुनिया हमारी कल्पना से अब भी चिपकी है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उसका अधिकांश शब्दयोग, शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिसका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। और संस्कृत में जो जनभाषा के रूप में बहुत पहले मर चुकी हैं, आज भी अद्भुत जीवनी शक्ति है। प्राचीन भारतीय नाथ पर बहुत बल देते थे। इसलिए उनकी रचनाओं में, चाहे वो गद्य में हो या पद्य में, विशेष लयात्मकता और संगीतात्मकता मिलती है। शब्दों के सही उच्चारण के लिए विशेष प्रयास किया जाता था और इसके लिए विस्तार से नियम बनाए गए थे। आज भी वेद पाठ उच्चारण के उन निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है जो प्राचीन काल में बनाए गए थे। जी शुक्रिया। मनीष भाई, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है शट दर्शन। तो इसको अगर आप में से कोई अगर लेना चाहे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हम और एक 15-20 मिनट के अंदर चला सकते नहीं, आप लोग कीजिए, मैं थोड़ा डिनर कर रहा हूँ। हैं। रचना जी, आप पढ़ना चाहेंगी अगर आप कंफर्टेबल है तो? पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ मंगेश जी, लेकिन थोड़ा सा व्यस्त हूँ। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है विकास भाई। शट दर्शन अगला एक चैप्टर है जो काफी मुझे बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, जिसके लिए काफी वक्त लगेगा, पर शायद 2-3 पन्ने का ही है। तो अगर आप चाहे तो आप कंटिन्यू कर नहीं, सकते ज़्यादा बड़ा है तो रोक सकते हैं, कल कर लेंगे, हैं। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से 2-3 ही पेज का है। हाँ, 2 ही पेज का है, 3 पेज का है। जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम कल भी से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक जी है, कल ही कर लेते हैं, कल जी, कर तो लेते हैं, आप रूम बंद। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जुड़ने के लिए। हम इस कमरे में जहाँ पर हम हिंदुस्तान की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, ये वही एक पुस्तक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जिसे हमने हमारे बचपन में दूरदर्शन पे अ, भारत एक खोज के नाम से भी देखा है। और हमारी यही एक कोशिश है कि हम इसे फिर से पढ़ें और हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, संजय सर जुड़ते हैं या बहुत सारे जुड़ते हैं, जब भी कोई प्रश्न आए इसके ऊपर हम बात कर सकें, इसको थोड़ा सा इसका विवेचन कर सकें। तो नीचे जो बैठे हैं, एल जी, मानव, तारिक भाई, मृदुल भाई, पावर, अभिनव, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में रचना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप आज फिर से जुड़ी हैं और आपने इस रीडिंग में भी हम लोगों का साथ दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष भाई, विकास भाई, आपका भी धन्यवाद बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, तो मैं यहीं पे कमरे का समापन करना चाहूंगा और हम कल फिर से मिलते हैं और कल हम शट दर्शन से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी कल मंगेश फिर भाई, और मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कमरे को, और मनीष जी का शुक्रिया कि ये एक बहुत अच्छा विचार और पहल है। ऐसी किताबें अगर हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे तो और भी मतलब न सिर्फ ज्ञानवर्धन होगा, बल्कि एक बार फिर से जब आप पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो बहुत बार नए परिप्रेक्ष्य मिलते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, एंड आई होप जो भी सुनेंगे उनको मज़ा आएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी।
बिल्कुल हम आगे भी जुड़ेंगे इस श्रृंखला में, और हम आगे भी इस पुस्तक का पाठ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का लोगों को आने के लिए यहाँ पर। मैं 3 की गिनती पर रूम बंद कर रहा हूँ। 3, 2, 1। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। This video was made possible by Creative Contents.